नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। असम से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। गुवाहाटी में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें 6.2 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो 15 मिनट में 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं एक साथ। तो असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। गुवाहाटी में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तो वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। खबरों के मुताबिक भारत में कोरोना से 3,285 और मरीजों की मौत हो गई है और जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,01,165 हो गई है। दिल्ली और महाराष्ट्र पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को एक दिन में सबसे अधिक मौत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। यहां बीते 24 घंटे में मौत के 381 मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र में स्थिति और भी खतरनाक है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना से 895 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,358 नए मामले सामने आए हैं और यहां कोरोना के चलते मौत के आंकड़े हैं 1.5% है। राज्य में मौजूदा समय में 42,64,936 लोग होम क्वारंटाइन में है और नए मामलों के साथ ही महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 6,72,434 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मामले सामने आए हैं। सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 9,08,264 है और यहां संक्रमण दर 32.72% है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 15,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड की बात करें तो 27 अप्रैल को कोरोना के 6,020 नए मामले सामने आए थे और जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 21,03,414 हो गई है और बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 131 मरीजों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे में 4,247 लोग ठीक हो चुके हैं और गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना के चलते 170 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केस 12,07,840 हैं और यहां वेंटिलेटर पर 418 मरीज हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 265 मरीजों की जान गई है, जिसके चलते सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,678 हो गई है और बीते 24 घंटे में कोरोना 3,02,993 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में मंगलवार को कोरोना के 12,604 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें पटना के 1,837 मामले हैं और इसके अलावा राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 85 लोगों की जान चली गई है। उधर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 31,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 180 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं राजस्थान में कोरोना के 16,089 केस आए हैं और 121 मौतें हो चुकी है, जो अब तक राजस्थान में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 1,55,182 हो गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 7,426 मरीज ठीक हो चुके हैं। हम हमारी तैयारी पहले से ही कर रहे। वैक्सीनेशन सेंटर हमारे खुद की जो हॉस्पिटल्स है, हमारे जिधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या हमारा डिस्पेंसरी है, उधर तक तो हमने सब तैयारी की है। अभी 227 नगर सेवक है, हर एक के वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए। वो 18 के लोगों के लिए, जो 18 से आने वाले लड़का लड़की या नागरिक, उनके लिए। तो मुझे लगता है सब तैयारी अभी हमने चालू भी की है, लेकिन उतनी मात्रा से वैक्सीनेशन आना चाहिए और वो महानगर पालिका को टेंडर करके या खरीदना ये अलाउ नहीं है। वो राज्य सरकार और केंद्र ही करेंगे। तो जैसा जितना हमें वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन आएगा हमारे पास,
उस तरह के हम काम करने वाले हैं, क्योंकि आज एक सेंटर चालू किया, कल बंद हुआ, परसों चालू हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमसे उत्साहित हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को सब तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसका पालन करते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चले तो धीरे धीरे ये अपने आप कम होता चला जाएगा। मेरा यह मानना है कि सरकार हद दर्जे तक का जो है कोविड का प्रबंध कर रही है, लोगों को उसको जान करके और उसके अनुसार पालन करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रधानमंत्री को फोन किया है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, रॉ मटेरियल जो वैक्सीन के लिए होता है वो भी उपलब्ध कराने की बात करी है। हाँ, ये मतलब भारत के प्रधानमंत्री की, विदेश मंत्री की, या ये कहिए कि भारत की एक कूटनीतिक विजय भी है कि अमेरिका जैसा देश आगे बढ़ करके भारत के लिए कुछ करने को कर रहा है। वैसे तो हमारे देश के वैज्ञानिक पूरी तौर पर सन्नद्ध है और सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो भी श्री बाइडेन ने किया है वो उसका भारत को, हम उनका सम्मान करते हैं और वो भारत का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट ने आलोचना की है, खास करके जो चुनावी रैली आयोजित किया गया था उसको लेकर कहा है कि इनके अधिकारियों को तो कायदे से मर्डर के चार्ज में बुक कर देना चाहिए। अब देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम कोई अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे और चुनाव आयोग भी अपनी एक संवैधानिक बॉडी है, इस नाते निश्चित रूप से वो अपने प्रोटोकॉल का पालन हमेशा किया है। देखिए, मैं किसी भी आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि लोगों की जान जा रही है, स्थिति खराब है, लोग परेशान हैं। और जब कोरोना की स्थिति शुरू हुई थी, आपको ध्यान होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने, खुद उप मुख्यमंत्री ने लगातार केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए और उन्होंने कोटा बढ़ाया, हम उसको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन कोटा अभी भी ज़मीनी रूप में उतरने में समय लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस आप ही बता रहे हैं कि कल आएगी, कई जगहों पे टैंकर नहीं है, कई जगहों पे गाड़ियां रोक ली गई हैं। तो ये सारी थोड़ी सी एक लॉजिस्टिकल समस्या बनी हुई है और हम लोग लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, उनके मंत्रियों से संपर्क में हैं, राज्यों के साथ संपर्क में हैं और हमारी अपनी भी टीम एक पूरी वॉर फुटिंग पे काम कर रही है और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑक्सीजन की समस्या को खत्म किया जाए और हर अस्पताल को पर्याप्त। तो सीधा मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता सीधे लाइव जुड़ गए हैं, गणेश तिवारी। गणेश तिवारी, हालांकि कोरोना काल चल रहा है और पूरा देश इस कोरोना काल से परेशान है, क्योंकि लगातार मौतों के आंकड़ों में भी ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक मध्य प्रदेश में अच्छी खबर सामने आई है, जहां 7 दिन में पहली बार संक्रमण दर घटी है। निश्चित तौर पर देखिए, जो संक्रमण दर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक पहली बार है 7 दिनों के बाद जहां पर संक्रमण दर घटी है और 22.6% की दर से आ चुकी है, जहां इसके पहले 26.27 तक ये जो संक्रमण दर था, पॉजिटिविटी रेट था, वो चल रहा था। तो अभी 7 दिनों बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में संक्रमण दर भी घटी है। वहीं अगर जो रिकवरी रेट है वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ी है, 81% की दशमलव से रिकवरी रेट है। यहाँ पर लोग मरीज जो है अपने घरों पे ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बीती रात, अगर मंगलवार रात की बात करें, जो आंकड़े आए हैं, फिर भी आंकड़े अभी किसी तरह से कम हालांकि नहीं आए। जो आंकड़े हैं 13,417 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। तो हालांकि जो 12,000 13,000 प्रतिदिन अभी भी आंकड़े आ ही रहे हैं। रिकवरी रेट जरूर जो है रिकवरी रेट बढ़ा है और संक्रमण दर हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा घटा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो 1837 मामले इंदौर में आए हैं, 1836 मामले भोपाल में आए, वहीं 98 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार जो है हालांकि प्रशासन और सरकार भी अब तमाम व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है और तमाम कई व्यवस्थाएं की भी जा चुकी है। हालांकि अभी जो ऑक्सीजन की कमी है वो कहीं ना कहीं जरूर हल्की खल रही है, लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं थी, जो पहले बेड और तमाम जो दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उनको अब जरूर धीरे धीरे वो सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है और लोगों को जल्द से जल्द वो सुविधाएं प्रदान की है ताकि हम कोरोना की जो महामारी है इस समस्या से निजात पा सकते हैं।
जी करिश्मा। जी, तो गणेश तिवारी, अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो इसी दौरान अब रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है, तो वहाँ क्या लग रहा है कि वहाँ पर लोग अब वैक्सीन के लिए भी जागरूक हो रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीन को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, वैक्सीन को लेकर अब लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, क्योंकि अभी जो अगर एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ज्यादातर यही सामने है कि जिन लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन के लगवा लिए, उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना उतना इफेक्टेड नहीं होता है, उन्हें उन पर कोरोना हावी नहीं होता है, और ज्यादा पॉजिटिव भी वो लोग नहीं आए हैं, वो लोग निगेटिव भी हैं जिन्होंने दोनों डोज कोरोना के वैक्सीन के लगवा लिए। तो अब लोगों में ज्यादा, क्योंकि चूंकि कोरोना का संक्रमण दर काफी तेजी से बढ़ रहा था मध्य प्रदेश में, जो दूसरी लहर थी कोरोना की, और साथ ही अभी जो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, इंजेक्शन की कमी भी देखने में आई है, ऐसे में कई जानें भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। तो अब लोग जो है पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों से वैक्सीन लगाने को लेकर अपील कर रहे थे, और जगह जगह वैक्सीन लगाने के सेंटर जो है लगाए गए थे। हालांकि पहले कम लोग ही जा पा रहे थे, लेकिन अब जो है 18 साल के ऊपर वालों को भी ये मौका दिया गया। पहले एक कुछ उम्र का वहां पर एक क्राइटेरिया वो किया गया था। अब जो 45 साल और 65 साल वालों को पहले लगाए जा रहे थे, अब वो 18 साल के ऊपर वाले लोगों को भी लगाए जाएंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वहां पर काफी लोग जाएंगे, और सभी लोग उत्सुक भी हैं। अब 18 साल के ऊपर के जो नौजवान हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग अपने काम से बाहर भी जाते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर वैक्सीन लगाने को लेकर उत्सुक है, और इस पर ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होते हुए वहां पर वैक्सीनेशन जो महापर्व है सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है उसका उपयोग लेने में भी सफल नजर आएंगे। साथ ही अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इंदौर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने कोरोना समीक्षा बैठक ली है। साथ ही सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर देने की बात कही है उन्होंने, तो वैक्सीनेशन पर ही जोर देने की बात कही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, अब क्या लगता है कि लॉकडाउन का कहीं ना कहीं इसमें असर देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, लॉकडाउन लगाने से यही सबसे बड़ी चीज देखने में सामने आई कि भीड़ एकत्रित नहीं होती है। भीड़ एकत्रित नहीं होती है, जिसकी वजह से संक्रमण का जो दर है वो कहीं ना कहीं कम होता है, लोग कोरोना की चपेट में कम आते हैं। अभी जो भीड़ थी, पहले एकाएक भीड़ काफी ज्यादा थी, मार्केट बाजारों में लोग ज्यादा जाते थे, लापरवाह नजर आते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते थे, मास्क नहीं पहनते थे। ऐसे में अब लोग घरों पर कैद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण का जो दर है उसको तोड़ने में लॉकडाउन सफल हो रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो संक्रमण दर लगातार बढ़ रही थी, जो संक्रमण रेट जो कोरोना का था वो काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। और यही वजह है कि 7 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि जहां पर जो संक्रमण दर है वो कम नजर आया है, और रिकवरी रेट भी बढ़ता हुआ नजर आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी जुड़े थे, मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जो रिकवरी रेट हुआ है, यानी कि संक्रमण दर घटी है। तो एक अच्छी खबर सामने आई है कोरोना काल के बीच। तो सीधा महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर जिस तरीके से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सोनी, संवाददाता। सत्यप्रकाश, फिलहाल हम महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत करना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे, अब पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि आंकड़े अब धीरे धीरे कम आ रहे हैं। ऐसे में अगर पिछले 2 दिन की पहले की बात करें तो मुंबई में जो आंकड़े 10,000, 8,000, 6,000, 7,000 थे, अब ऐसे में चल के आंकड़े तो आज के जो आंकड़े हैं वो 4,000 के आसपास है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बातें सामने है कि 38,000 की टेस्टिंग परसों की गई थी, और कल जो टेस्टिंग की गई है वो 40,000 के आसपास की गई है, जिसमें आंकड़े 4,000 आए हैं। जब 38,000 किया गया था तो अभी 3700 मामले आए थे। तो जाहिर तौर पर कहीं कहीं टेस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में लोगों को वैक्सीनेशन का काम जोरों पर दिया जा रहा है, इसका भी असर कहीं कहीं अब देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। हालांकि संक्रमण में जरूर कमी आई है, लेकिन जिस तरह से मृत्यु दर है
वो लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा अब मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.51 के साथ अभी भी मृत्यु दर है, लेकिन महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र में आज भी जो आंकड़े हैं संक्रमण के वो 60,000 के आसपास है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो है कोरोना संक्रमण तेजी से अपना रफ्तार भी बरकरार किया हुआ है, लेकिन मुंबई में रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। जी तो सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं अब इसका लॉकडाउन जिस तरीके से लगा है पूरे महाराष्ट्र में, तो इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या लगता है कि अब सरकार को क्या कदम ऐसा उठाना चाहिए जो इस कोरोना से थोड़ी सी निजात मिल पाए? देखिए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान ही जो है कोरोना जो संक्रमण की रफ्तार है उससे निपटा जाए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की खुद की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग अभी भी बेखौफ बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आते हैं। हालांकि बीएमसी मुंबई पुलिस लगातार उनके ऊपर कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और लोगों में रखरखाव का भी काम तेजी से चल रहा है, बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकार युद्ध स्तर से जरूर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से मुंबई के आंकड़े थोड़ा संतोषजनक है, लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इस पर चिंतन कर रही है और आने वाले समय में जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सत्यप्रकाश, अगर पलायन को लेकर बातचीत की जाए तो पलायन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। तो लोगों को पहले इस चीज का डर था कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर उद्योगपतियों की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो उनका साफ तौर पर ये डर है कि अस्पतालों में स्थिति खराब हो चुकी है, तो हम इन लोगों का अगर ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम किस तरीके से इनका इलाज करा पाएंगे? ये करिश्मा, देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है। ऐसे में आर्थिक तौर पे लोग जुड़ने के लिए मुंबई के अन्य अन्य राज्यों से आते हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन लगा दिया गया है, तमाम दुकान व्यवसाय सारी चीजें बंद हो गई हैं, तो लोगों को जो आर्थिक संकट है वो कहीं न कहीं भारी पड़ने लगा है। लिहाजा अब तमाम जो ओनर है, जो फैक्ट्री वाले हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है, हालांकि महाराष्ट्र सरकार शुरुआती दौर में ये भी कही थी कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने खाने पीने की व्यवस्था रहेगी वहां से मजदूरों को हटाया नहीं जाएगा, उनका काम जारी रहेगा। लेकिन अब मुंबई में चूंकि आर्थिक संकट है और लोगों को पैसे की किल्लत है, इसको लेकर भी लोग कहीं कहीं असमंजस की स्थिति में है। लिहाजा काफी लोग तो पलायन कर चुके हैं, काफी लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं और काफी लोग अभी इंतजार में है कि 1 मई के बाद क्या महाराष्ट्र सरकार वापस लॉकडाउन को बढ़ाती है, उसके बाद से फिर से पलायन उनका जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। खबरों के मुताबिक भारत में कोरोना से 3,285 और मरीजों की मौत हुई है फिलहाल, और जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,01,165 हो गई है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोरोना का कहर है जो सबसे ज्यादा इन्हीं 2 राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो सीधा छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर लेते हैं, वहां की स्थिति जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता सीधे लाइव जुड़ गए हैं एसडी राज। एसडी राज, छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। एसडी राज, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है टेक्निकल दिक्कत है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 2 लाख पार हो चुकी है। दिल्ली में और महाराष्ट्र में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और झारखंड और बंगाल में भी हालात खराब है। बंगाल में भी चुनाव जारी है और इसी बीच लगातार कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है वहां पर। तो 7 दिन में पहली बार संक्रमण दर घटी है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में हालांकि कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। रिकवरी रेट भी अच्छे हो रहे हैं वहां पे। तो एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता छत्तीसगढ़ से एसडी राज जुड़ गए हैं। एसडी राज, फिलहाल हम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे, क्या मौजूदा स्थिति है वहां पर अब?
जी करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में आंकड़े तो कम होना चालू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की संख्या कम होते नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे कोरोना से मौत होने वाली बात है, तो वो मौत होने वाली रिकॉर्ड तो उसी तरह से बनी हुई है जिस तरह से पहले बना हुआ था। जबकि देखा जाए तो पिछले से कुछ ज्यादा ही मौतें कोरोना से हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन ये आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, छुपा के इसको लोग पब्लिक में जिस तरीके से डरे हुए हैं उसको संभालने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से 1 तारीख से जब वैक्सीन चालू होने वाला है, अब पिछले बार जो वैक्सीन चल रही थी तो उस वैक्सीन को ही सभी लोग लगाने के लिए अभी डर रहे हैं। और उसके बाद अब जो 1 तारीख से फिर से 18 साल की उम्र के हर किसी को वैक्सीन लगाने वाली बात है, जिसमें रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने में भी किसी को उतनी ज्यादा उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी है कि इनको कहीं उम्मीदें कम है कि वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी कोरोना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अफवाहें चल रही है वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से सभी के घर घर डोर टू डोर जाकर भी इनको कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन करिए। तो देखना ये है कि शासन प्रशासन किस तरीके से इस वैक्सीनेशन वाले कार्यक्रम में जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, देखना ये है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके बॉर्डर जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे चारों ओर या उड़ीसा ये सब लगे हुए हैं इस राज्य से। तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ राज्य से पलायन होकर जो काम करने के यहाँ से मजदूर उस राज्यों में जाते हैं, तो उस राज्यों से जो मजदूर गए हुए हैं वो भी आना चालू हो गए हैं और आए दिन यहाँ पे 200 से 400 मजदूर वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है। एसडीआर जी, अब जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर पलायन करने के लिए लोग आ रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग मजदूर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो उनको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी टीम कुछ दिन पहले पड़ताल करने के लिए या छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो कोंटा का सीमा है उसमें बॉर्डर में गया हुआ था, तो वहाँ पे देखा तो 200 के लगभग वहाँ पे लेबर आए हुए थे, वहाँ पे कर्मचारी मन वहाँ से आए हुए थे। ये आए हुए थे आंध्र प्रदेश से आए हुए थे और ये जा रहे थे मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। लेकिन इनसे जब हमने जानकारी ली और इनसे हम जब पूछा गया कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ है क्या, तो उन्होंने सीधा कहा कि हमारा कोरोना टेस्ट नहीं किया गया, हमको सिर्फ भोजन का व्यवस्था किया गया और रहने का व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। तो बीच सड़क में उन्होंने अपना बिस्तर लगाकर सोया हुआ था, तो ऐसा देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं शासन भी फेल होते नजर आ रही है इन सब चीजों को देखते हुए। तो देखना ये है कि शासन इन चीजों को अब कड़ाई से जिस तरीके से आपने बताया कि लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरों का साफ तौर पे कहना है कि हमें खाना दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन हमारा टेस्ट नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर इसमें ही काफी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसडीआर तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधा अब हरियाणा की तरफ रुख कर लेते हैं। हरियाणा में जिस तरीके से मौजूदा हालात है और फिलहाल जो 24 घंटे के भीतर जो खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर कि 11,000 से नए मामले सामने आए हैं, देखिए 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबाला से अंकुर कपूर जुड़ गए हैं। अंकुर कपूर, फिलहाल अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जो बिल्कुल हरियाणा में जो बढ़ता हुआ कोरोना है वो काफी भयानक स्थिति में आ गया है। अगर बात करें हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार ने जो धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है पूरे हरियाणा में, गृह मंत्री अनिल विज ने यह निर्देश दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला में भी धीरे धीरे करके आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंबाला में जो तेजी से बढ़ रहा कोरोना है अब वो ज्यादा जानलेवा साबित होने लग गया है। क्योंकि अंबाला में पहली बार एक साथ 9 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और अंबाला में जो 332 पॉजिटिव केस मिले हैं और इस हिसाब से मिलाकर यहाँ पर 2889 इनकी मरीजों की संख्या हो गई है। धीरे धीरे करके यहाँ पर इजाफा बढ़ता जा रहा है कोरोना की संख्या का। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो देश में जो कोरोना के कहर के कारण जो ऑक्सीजन की कमी है उसने इंसानी जिंदगी के साथ साथ सामने की शुरू कर दी थी। इसलिए यहाँ पर जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, इन्होंने जो खतरा यहाँ पर भांपते हुए कारण स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का बिल्कुल काम शुरू हो चुका है, जो 1 या 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। यानी कि बड़ी राहत अंबाला में देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन का प्लांट अंबाला में लगाया गया है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो अंबाला के उपायुक्त हैं, अंबाला के डीसी हैं, उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने जो संक्रमित जो मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने एक पहल शुरू की है जिसके तहत जो होम आइसोलेशन जो मरीज हैं वो उनको घर पे ही सुविधाएं देने का इन्होंने यहाँ पर हर संभव प्रयास शुरू किया है। अंबाला में जो नई पहल शुरू हुई है उसमें जितने भी यहाँ पर होम आइसोलेशन जो मरीज हैं वो अपने घरों में अकेले हैं, उसे राशन सामग्री लेने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे मरीजों को जो अंबाला प्रशासन है वो बेहद किफायती
दामों पर उनके घर पर ही खाना उपलब्ध करवाएगा। जो आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां पर एक नंबर दे दिया गया है, उनको कम रेटों पर अंबाला प्रशासन की तरफ से उनके घर बैठे उनको खाने का सामान दिया जाएगा। अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो हरियाणा की जो राजनीति है उसमें कोरोना को लेकर भी अलग रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने दावा किया है कि संकट में दवा, बेड और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है हरियाणा में। तो इसको लेकर जब अनिल विज, गृह मंत्री जो अनिल विज है, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए यह भी बताया कि दीपेंद्र हुड्डा तो नेगेटिव इंसान है और हमारे जो हरियाणा के सरकारी अस्पताल हैं जहां पर किसी भी संसाधनों में कोई कमी नहीं है, केवल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें दिक्कत आ रही है। उनके पास डॉक्टर्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अलावा जो रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है और सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो दूसरी तरफ जो रणदीप सुरजेवाला हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन के जो टीके अलग अलग दामों पर जो मिल रहे हैं, काला बाजारी चल रही है, उसमें भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो इसके बारे में जब अनिल विज से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन के जो दाम है कंपनी और केंद्र ने तय किए हैं कि अगर कोई वैक्सीन में कमी नहीं आने दी जाएगी, अगर कोई अलग प्रकार से इनमें अलग रेटों पर देता है तो यह कालाबाजारी की जाएगी और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर इहदा जिहड़ा असर हुंदा है दूसरे टीके दे 15 दिनों बाद इहदा असर हुंदा है। तां ये जरूरी है कि तुसी जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों, तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मनो
ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ।